हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। मेंडल ने 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और मेंडल का अपव्यूहन का नियम। तो हम इस वीडियो में दो नियमों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और दोनों नियमों को चुटकियों में कीजिए, चुटकियों में। तो मेंडल ने प्रथम नियम में क्या किया था? मेंडल ने प्रथम नियम में ये किया था कि मटर के 2 पौधे लिए, एक लंबा और एक बौना पौधा, और उन दोनों पौधों के बीच में संकरण कराया। तो मटर के पौधों को लेना, उनको पसंद करना मेंडल को क्यों किया? मेंडल ने उन्हीं मटर के पौधों को क्यों चूज किया? कुछ दूसरे पौधे भी ले सकते थे, आम का नहीं ले सकते थे, लेकिन ये 1 वर्षीय था। अगर आम का लेते तो कब तैयार होता, तब तक मेंडल गुजर जाते। लेकिन मटर में बाहर से लक्षण दिखाई देते थे। कुछ मटर के पौधे होते हैं जिनमें सफ़ेद पुष्प खिलते हैं, और कुछ मटर के पौधे होते हैं जिसमें नीले पुष्प खिलते हैं, और उसमें लक्षण बाहर से दिखाई पड़ते हैं। लक्षण बाहर से दिखने के कारण मेंडल ने इन दोनों पौधों को लिया, और जो एक लंबा था और एक बौना था। तो मेंडल ने लंबे पौधे को दिखाया स्मॉल टी से, और बौने पौधे को दिखाया कैपिटल टी। लंबे पौधों को दिखाया कैपिटल टी से, और बौने पौधों को दिखाया स्मॉल टी। अगर छोटा है, अगर छोटा पौधा तो छोटी टी यहाँ पर दी, अगर बड़ा पौधा तो बड़ा अक्षर यहाँ पर दिया। अब हम इसे थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि हमें आराम से समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिट मामला। अब यहाँ पर संकरण किस तरीके से कराया? तो संकरण इस तरीके से क्रॉस कराया, इस तरीके से देख रहे हैं, और इस तरीके से, और इसका भी इस तरीके से रिलेशन किया, और इसका भी इस तरीके से रिलेशन किया। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? अब हमें प्राप्त हुआ अशुद्ध लंबा। ये भी लंबा है, ये भी पौधा तो लंबा है, लेकिन ये अशुद्ध है। लेकिन और ये शुद्ध था, शुद्ध लंबा, और ये शुद्ध बौना था। यहाँ पर शुद्ध लंबा शुद्ध बौना मिला के अशुद्ध लंबा। अब इसमें जो बौनापन है छिपा रहेगा, और जो लंबापन है वो दिखेगा, बाहर से लंबापन दिखेगा, लेकिन जो बौनापन के गुण हैं इसमें, इस पौधे में, वो अंदर रहेंगे लेकिन दिखेंगे नहीं, लेकिन गुण तो जरूर होंगे। अब मेंडल ने 2 पौधे इसमें के उठाए जो संकरित थे, शुद्ध लंबे पौधे थे। उन 2 पौधों को पसंद किया और यहाँ पर लाकर के रख दिया। अब यहाँ पर लाकर रखने के बाद में मेंडल ने इन दोनों का संकरण कराया। यहाँ पर आजा बबुआ, इनका संकरण भी कराया। फिर देखा 1 साल बाद कि यहाँ पर क्या मिलता है उन्हें। तो यहाँ पर जब संकरण कराते हैं तो यहाँ पर ये पौधा मिलता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पौधा मिलता है। फिर जब इसका संकरण होता है स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर मेंडल को क्या मिला? अब मेंडल को यहाँ पर मिला कि एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना और 2 अशुद्ध लंबे। यहाँ पर बदल गया पूरा सिस्टम। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सेम प्रकार के थे, सेम प्रकार के पौधे थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें क्या मिलता है? इन्हें यहाँ पर 2:1 और 1:1 यहाँ पर मिलता है मेंडल को, या फिर ऐसे को 1:2:1। इस तरीके से यहाँ पर इन्हें मिला, क्योंकि एक पौधा जो था वो लंबा था, 2 पौधे थे जो संकरित थे, अशुद्ध लंबे थे लंबे लेकिन अशुद्ध लंबे थे। इनके लक्षण अलग थे, इनके गुणसूत्र अलग थे। तो यहाँ पर 2 पौधे ये मिल गए, और एक पौधा यहाँ पर लंबा मिला मेंडल को। अब मेंडल यहाँ से खुश हो गए,
कहने लगे अब तो क्या बल्ले बल्ले, अब सब बन गया। अब मेंडल ने अपव्यूहन का नियम कर दिया। अपव्यूहन का नियम काफ़ी लंबा है, तो हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसकी जगह पर हम एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो हो सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है। सेम इसी प्रकार मेंडल ने निर्धारण कर दिया। मेंडल ने निर्धारित कर दिया किस तरीके से मेंडल ने यहाँ पर निर्धारित कर दिया किस तरीके से लड़का और लड़की का जन्म होता है। क्यों लड़का और लड़की का जन्म होता है? सिर्फ वही माँ होती है जिसने एक लड़के को जन्म दिया और एक लड़की को भी जन्म दिया, वही माँ होती है। माँ तो अलग अलग होती नहीं है, माँ तो वही होती है जो लड़की को जन्म देती है और लड़के को जन्म देती है। उसमें क्या है ऐसा? तो मेंडल के नियमों के अनुसार देखा गया कि जो स्त्री में होते हैं उसमें XX गुणसूत्र होते हैं और जो पुरुष में होते हैं XY गुणसूत्र होते हैं। अब सोचिए यहाँ पर जब XX गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की है, अगर जो XY गुणसूत्र मिलेंगे तो यहाँ पर लड़का है। तो इन्होंने पुरुष और महिलाओं में इस चीज का नियमन कर लिया। अब उन्होंने देखा कि भाई लड़का किस तरीके से निषेचन होगा जब लड़के का जन्म होगा और किस तरीके से निषेचन होगा जब लड़की का जन्म होगा। तो यहाँ पर देखा कि जब एक अंडाणु और एक शुक्राणु के गुणसूत्र इस तरीके से निषेचित होंगे तब यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। अगर यहाँ पर इसका निषेचन हो जाए, महिला का अंडाणु Y गुणसूत्र से निषेचित हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा लड़के का जन्म और यहाँ पर लड़की का जन्म। अब यहाँ पर आते हैं कि गुणसूत्र कितने होते हैं, महिलाओं में कितने होते हैं और कितने होते हैं पुरुषों में। तो यहाँ पर होते हैं 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े यानी 46। 23 जोड़े 46 होते हैं और इसमें भी 46 होते हैं, पुरुषों में भी 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 23 जोड़े होते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है Y, और ये जब निषेचित होता है तो लड़के का जन्म होता है। यही लिंग निर्धारण यहीं पर होता है। लिंग निर्धारण इसी तरीके से होता है जब फीमेल का इग Y स्पर्म से निषेचित होगा तब लड़के का जन्म होगा, बॉय का। अगर यहीं पर इग X स्पर्म से निषेचित हो गया तो यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। बस यही निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, यही निर्धारित करता है लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन यहाँ पर इल्जाम किस पे लगता है? इस पे लगता है। समझ रहे हैं आप बात को? इल्जाम किस पर लगता है? इस पर लगता है, जबकि सारा दोष इसका होता है। ये होगा या ये होगी। तो आपने अपव्यूहन के नियम के जगह पर इस नियम को समझ लिया, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगले वीडियो में मेंडल के अपव्यूहन का नियमन करेंगे, जो काफ़ी लंबा है और उसे हम बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसको हमने इसलिए कर लिया क्योंकि एक काफ़ी उससे रिलेटेड था। वो जो प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम थे, उसी प्रकार तो नियम सेम उसी प्रकार से है। सिर्फ यहाँ पर आपको इतना याद रखना कि हाँ, इसमें 46 होते हैं और इसमें भी 46 होते हैं। जब Y गुणसूत्र X अंडाणु से निषेचित होगा तब यहाँ पर लड़के का जन्म होगा। अगर X स्पर्म
यहाँ पर इससे निश्चित हो गया तो लड़की का जन्म होगा। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ उस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब पृथक्करण के नियम के अनुसार है। उसी के नियम के अनुसार पर इस नियम को बनाया गया। फिलहाल मेंडल ने इस नियम को नहीं बनाया है, आगे के वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन उनका ज़्यादा रोल कुछ नहीं है। जब मेंडल ने मटर के पौधे में ये सब बता दिया तो काफ़ी आसान हो गया। प्रत्येक जीव में लक्षण प्रभावित करना आम बात हो गई। जब इन्होंने ये बता दिया, काफ़ी तो बहुत अमीबा में और काफ़ी वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिया है लोगों ने, कवक में वर्गीकरण, सब में वर्गीकरण कुछ, लेकिन ये जो मेंडल ने दिए ये बहुत ही तगड़े नियम थे और इन्हीं के नियमों से शुरुआत हो गई जीवों में लक्षण को प्रभावित करना, लक्षणों को पहचानना। आखिर लक्षण अगर जो एक दूसरा है, दूसरे टाइप का दिखता है लेकिन है सेम टाइप का लेकिन वो भी उसी तरीके से दिखता है, लेकिन उसमें थोड़े भी लक्षण है तो क्यों लक्षण है। अगर आप गाय भैंस को देखते हैं तो गाय भैंस सेम देखने में तो सेम है, लेकिन उसका कलर जो चेंज है वो रखता है मायने। जो उसका कलर चेंज है वो मायने रखता है, ना कि उसकी डिजाइन। तो आप समझ लिए इस नियम को और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।